नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग सामाजिक मानवशास्त्र का पेपर पढ़ रहे हैं और मैंने मेरे पिछले वीडियोस में विवाह के टॉपिक पे चर्चा करी थी और हमने जिन बिंदुओं पे चर्चा की थी वे हैं विवाह का अर्थ एवं परिभाषा, विवाह के उद्देश्य, विवाह संबंधी निषेध जिसमें थे निकटाभिगम निषेध, बहिर्विवाह एवं अंतर्विवाह। आज हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे जो है कि अधिमान्य विवाह यानी कि प्रेफरेंशियल मैरिज, मतलब कि एक समूह को किस समूह में विवाह करना चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए, किस समूह को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अधिमान्य विवाह। आदिम जनजातियों में विवाह की अनेक प्रणालियां प्रचलित रही हैं। जनजातियों में जीवन साथी चुनने से संबंधित कुछ वरीयताएं भी पाई जाती हैं। इनके अनुसार एक व्यक्ति का विवाह एक विशिष्ट संबंधी से होना अधिक पसंद किया जाता है। जब विवाह साथी का चुनाव करते समय एक वर्ग विशेष को ही दूसरे की तुलना में वरीयता या प्राथमिकता दी जाती है तो ऐसे विवाह को हम अधिमान्य विवाह के नाम से जानते हैं। लूसी मेयर इसकी परिभाषा करते हुए लिखते हैं, यदि वांछनीय हो कि कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से ही विवाह करे तो उसे अधिमान्य विवाह कहते हैं। यहाँ हम अधिमान्य विवाह के कुछ रूपों का, जैसे सलिंग सहोदरज विवाह, पैरेलल कज़न मैरिज, विलिंग सहोदरज विवाह, क्रॉस कज़न मैरिज, देवर विवाह यानी कि लेवरेट तथा साली विवाह यानी कि सॉरोरेट आदि का उल्लेख करेंगे। पहले तो आप मतलब समझ लो सहोदरज का। सहोदरज मतलब होता है कज़न। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सलिंग सहोदरज विवाह की, यानी कि पैरेलल कज़न मैरिज। इसे चचेरे मौसेरे भाई बहनों का विवाह भी कहते हैं। ऐसे विवाह में एक ही लिंग के सहोदरों की संतानों में विवाह होता है। जैसे दो बहनों या दो भाइयों के लड़के लड़कियां जब परस्पर विवाह करते हैं तो उसे क्रमशः मौसेरे भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों का विवाह कहते हैं। मुसलमानों में दोनों ही प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। भारतीय जनजातियों में इस प्रकार के विवाह नहीं होते क्योंकि दोनों ही भाई या बहन एक ही गोत्र या टोटम समूह मतलब एक कुल देवता को जो मानते हैं उसे टोटम समूह कहते हैं। भारतीय जनजातियों में इस प्रकार के विवाह नहीं होते क्योंकि दोनों ही भाई या बहन एक ही गोत्र या टोटम समूह आदि के सदस्य होते हैं। भारतीय जनजातियों में ऐसे विवाह साधारणतः निषिद्ध हैं। नेक्स्ट है सेकंड, विलिंग सहोदरज विवाह, क्रॉस कज़न मैरिज। इसे हम ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह भी कहते हैं। ऐसे विवाह विलिंग सहोदरज की संतानों में होते हैं। यदि पुरुष अपने मामा की लड़की से विवाह करता है तो उसे मातृपक्षीय विलिंग सहोदरज विवाह यानी कि मैटरनल क्रॉस कज़न मैरिज कहेंगे। यदि वह अपनी बुआ की लड़की से विवाह करता है तो उसे पितृपक्षीय सहोदरज विवाह पैटर्नल क्रॉस कज़न मैरिज कहेंगे। भारत में मणिपुर के पुरम कुकियों, गौंड जनजाति में तथा खरिया ओराव, कदार, असम की मिकिर तथा भीलों में भी इस प्रकार के विवाह के लिए तैयार ना हो तो उसे दूसरे पक्ष को हर्जाना देना होता है। श्रीमती कर्वे ने दक्षिण भारत में कुछ ब्राह्मणों एवं जनजातियों में मामा भांजी विवाह की प्रथा का भी उल्लेख किया है। एक पुरुष वहाँ विवाह में अपनी बड़ी बहन की लड़की को प्राथमिकता देता है परंतु अपनी छोटी बहन की लड़की से विवाह नहीं करता। कर्नाटक के हविंग ब्राह्मणों, तमिल के कल्लर तथा तेलंगाना के रेड्डियों में एक पुरुष अपने मामा की लड़की को विवाह में अधिमान्यता देता है। तीसरे नंबर का है देवर विवाह यानी कि लेवरेट। कुछ जनजातियों में यह प्रथा है कि एक स्त्री
विधवा होने पर अपने पति के भाई से विवाह करती है। इसे हम देवर विवाह कहते हैं। अंग्रेजी का लेवरेट शब्द लैटिन भाषा के लेविर से बना है, जिसका अर्थ है पति का भाई। हिंदी में देवर शब्द का अर्थ है द्विवर अर्थात दूसरा पति। प्राचीन भारत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मृत बड़े भाई की पत्नी अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर लिया करती थी। देवर विवाह को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, पति के बड़े भाई अर्थात ज्येष्ठ से विवाह, सीनियर लेवरेट, जिसमें छोटे भाई की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी से बड़ा भाई विवाह कर लेता है। और दूसरा है पति के छोटे भाई से विवाह, जूनियर लेवरेट, जिसमें छोटा भाई अपने बड़े भाई की मृत्यु पर उसकी पत्नी अर्थात अपनी भाभी से विवाह करता है। रामायण काल में रावण की मृत्यु होने पर उसके छोटे भाई विभीषण ने उसकी पत्नी से विवाह किया था। इसी तरह से बाली की मृत्यु पर उसकी विधवा पत्नी तारा से बाली के छोटे भाई सुग्रीव ने विवाह किया था। कई पितृपक्षीय समाजों में एक व्यक्ति का उत्तराधिकारी उसके बाद वाला भाई होता है, जिसे अपने भाई की सारी संपत्ति, भूमि, मकान, पद, उसकी विधवा पत्नी और बच्चे भी विरासत में मिलते हैं। उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि यदि विधवा युवा है और उसके अधिक बच्चे नहीं हैं, तो भाई के वंश को चलाने के लिए भाभी से विवाह करे और संतान पैदा करे। कई बार कोई स्त्री अपने मृत पति के भाई के साथ विवाह नहीं करना चाहती तो उसे मजबूर नहीं किया जाता। वह किसी अन्य पुरुष के साथ भी रह सकती है, परंतु उससे उत्पन्न संतानें मृत पति के नाम से ही जानी जाती हैं। इवांस प्रिचार्ड ने अफ्रीका की न्यूअर जनजाति में प्रेत विवाह का उल्लेख किया है। यदि किसी युवक की विवाह से पूर्व या निसंतान मृत्यु हो जाए तो उसके दूसरे भाई उसके नाम पर विवाह करते हैं। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान मृत भाई के नाम से जानी जाती है और बच्चे के प्राणीशास्त्र पिता को प्रति पुरुष पिता यानी कि प्रॉक्सी फादर कहते हैं। इस प्रकार के विवाह के कई कारण हैं, जैसे स्त्री का पराश्रित होना, सेकंड, संतानहीन पति की मृत्यु पर वंश चलाने के लिए उसके भाई से विवाह करना, थर्ड, पति के भाई का रंग रूप पति से मिलता जुलता होना, फोर्थ पॉइंट है अधिक समय तक साथ रहने से स्वाभाविक रूप से प्रेम पैदा होना, पांचवा, परिवार विभाजन और तनाव की स्थिति को रोकना, सिक्स्थ, लोवी का मत है कि अत्यधिक वधु मूल्य एवं स्त्रियों की कमी ऐसे विवाह के लिए उत्तरदायी हैं, सेवेंथ, टायलर का मत है कि ऐसे विवाह दो परिवारों के कर्तव्य बोध को प्रकट करते हैं। पति की मृत्यु पर उस परिवार का कर्तव्य हो जाता है कि रिक्त स्थान दूसरे भाई द्वारा भर दिया जाए। तो हमने अभी चर्चा की थी कि जो ये देवर विवाह है उसके कई कारण हैं और मैंने आपको ये 7 पॉइंट बताए उसके। अब हम चर्चा करेंगे साली विवाह की, सॉरोरेट। साली विवाह, ऐसे विवाह में एक पुरुष अपनी पत्नी की बहन या बहनों से विवाह करता है। यह भी दो प्रकार का है। प्रथम, सीमित साली विवाह यानी कि रेस्ट्रिक्टेड सॉरोरेट, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति प्रथम पत्नी की मृत्यु के पश्चात ही या कभी कभी उसके संतान न होने पर उसकी मौजूदगी में भी उसकी दूसरी बहन से विवाह करता है। समकालीन साली विवाह, ये दूसरा है समकालीन साली विवाह, साइमल्टेनियस सॉरोरेट, जिसमें एक पुरुष एक परिवार की सबसे बड़ी लड़की से विवाह करता है और उसकी सभी छोटी बहनें स्वतः ही उसकी पत्नियां बन जाती हैं। डॉक्टर दुबे साली विवाह के 3 अर्थ बताते हैं। पहला, एक व्यक्ति का अपनी युवा होने वाली सालियों से विवाह करने का प्राथमिक अधिकार। दूसरा, व्यक्ति का अपनी पत्नी से संतुष्ट न होने पर पत्नी की बहन से विवाह करने का अधिकार। और तीसरा है प्रथम पत्नी की मृत्यु पर उसकी बहन से विवाह करने का अधिकार। पहले 2 रूप बहुपत्नी विवाह के ही उदाहरण हैं।
यह प्रथा यानी कि साली विवाह, यह प्रथा उन जातियों में प्रचलित है जिनमें वधू मूल्य की मात्रा अधिक है। एक स्त्री की मृत्यु होने पर उसके पिता का यह कर्तव्य हो जाता है कि या तो वह उस व्यक्ति को दूसरी पत्नी देने का प्रबंध करे या वधू मूल्य लौटा दे। कभी कभी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए भी यदि उसके कोई संतान नहीं होती है तो एक निश्चित समय के बाद पत्नी के पिता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी किसी पुत्री से उसका विवाह कर दे, क्योंकि इसके अभाव में दामाद का वंश नहीं चल पाएगा। कुछ अन्य प्रकार के विवाह, सम अदर टाइप्स ऑफ मैरिज। अब हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य प्रकार के विवाह के बारे में। उपरोक्त विवाह के अतिरिक्त भी जनजातियों में कई अन्य प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। संथाल जनजातियों में विदुर व विधवा परस्पर विवाह कर लेते हैं। मात्र सत्तात्मक गारो जनजाति में एक दामाद अपनी विधवा सास से विवाह कर लेता है, जिससे कि दामाद का सास की संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। गौंड लोगों में दादा व पोती का विवाह हो जाता है। लुशाई पर्वत पर रहने वाली लाखर जनजाति एवं सेमा नागाओं में एक पुत्र अपनी सगी माँ को छोड़कर पिता की अन्य विधवा स्त्रियों से अर्थात सौतेली माताओं से विवाह करता है, क्योंकि इन जनजातियों में स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार होता है। लाखेर जनजाति में पिता अपने पुत्र की विधवा स्त्री से भी विवाह कर लेता है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर दादी एवं पोते में भी विवाह हो जाता है। ऐसे विवाह का उद्देश्य भी संपत्ति प्राप्त करना ही है। उत्तरी नाइजीरिया की पेल्विक व बूरा जनजातियों में पौत्र को दादा की पत्नियां उत्तराधिकार में मिलती हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। हमारे इस विवाह के टॉपिक को हम हमारी अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।